नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 53 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो आसन है उसका नाम है गर्भासन। गर्भासन बड़ा अच्छा आसन है। इसके बारे में आप जानें, विस्तार से समझें और ये बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। इसको आप जीवन में अपनाएं। गर्भासन। गर्भासन शब्दार्थ एवं नामकरण कैसे पढ़ा। सबसे पहले जब भी आप आसन करते हैं या करवाने जा रहे हैं, सीखते हैं, तो हमें उसका शब्द का अर्थ क्या है, ये आसन कैसे किया जाता है, उसका नामकरण, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसकी आकृति किस जैसी है, तभी आप उसका सही तरह से उसका लाभ समझा सकते हैं और बड़ा अनुभव के और फीलिंग के साथ। अन्यथा आपका एक याद करना बड़ा कठिन हो जाएगा। आसनों के नाम याद करना, बहुत अनंत आसन है और उनको समझाना भी कठिन होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आसन का नाम और उसका शब्द का अर्थ मैं हर बार आपको बताता हूँ। ये शब्दार्थ एवं नामकरण। गर्भ का अर्थ होता है कोख। कोख यानी भ्रू, भ्रूण जो है शिशु, पिंड आदि। जैसे आपने देखा होगा, ये एक जानवर है जो आपका, जिसमें अपनी कोख के अंदर, है ना, बच्चे को रखता है। कंगारू, कंगारू जो है अपनी कोख यानी एक खाली सा उसके पेट के आगे एक थैली बनी रहती है, बच्चे को उसके अंदर रखता है। वो एक बाह्य दृश्य हो गया। ऐसे ही माँ अपने गर्भ के अंदर, अंदर पेट के अंदर बच्चे को रखती है। इस आसन में स्थिति स्त्री के में स्थित भ्रूण के सदृश आकृति होने के कारण गर्भासन कहते हैं। हमारे पेट में जो आकृति है बच्चे की, वो इसी भांति होने के कारण इसे गर्भासन कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, तो पेट में इसी तरह से आकृति हमारी बनती है और ये पाँव मिला करके कभी कभी बिल्कुल नज़दीक कर लेते हैं, तो गर्भासन के अंदर भी आकृति ऐसे ऐसे बनाई जाती है। हाथों को जोड़ा जाता है और वो ये इतना है कि अपने पैर इकट्ठे हैं, एक पद्मासन की आकृति में आप देख रहे होंगे लगे हुए, ऐसी आकृति बनती है और हाथ बीचों बीच भी आ जाते हैं और कई बार ये साइड में ऐसे ही रहते हैं और हाथ जुड़े रहते हैं। तो ये पूर्ण स्थिति बनती है इस आसन में, तभी हम इसको गर्भासन कहते हैं। नाम इसका संस्कृत में हिंदी अंग्रेजी में जो नाम इसमें दिए गए हैं, ये थोड़े आगे पीछे इसमें हो गए हैं। और गर्भ पिंडासनम और उत्तान कुर्मासन भी इसे कहते हैं। और फूटस जो है, फ्यूटस पोज, एम्ब्रोय इन वॉर्म पोज के नाम से इसे भी जाना जाता है। यह आपने देख लिया। अब आप जानेंगे आसन का क्रम कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं और पद्मासन को धारण कर लें। जिनका पद्मासन नहीं लगता वो आसन को नहीं कर पाएगा ढंग से, तो इसलिए पद्मासन पहले आपका सिद्ध होना चाहिए। फिर सावधानी से पूरक निश्वास को भरते हुए पद्मासन को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की जो कोहनियों तक पाँव की पिंडली और जंघाओं के मध्य से निकाल लें। पहले बीचों बीच जब निकाल लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के साथ संपूर्ण शरीर का भार त्रिकास्ती यानी बिल्कुल अपने नितंब के ऊपर केंद्रित करेंगे उठाते हुए, और कोहनियों को मोड़ लेंगे। धीरे धीरे हाथों की हथेलियों से कानों को स्पर्श कराएंगे, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास जो है सामान्य बनाकर रखें और दृष्टि सामने रहेगी। दृष्टि सामने है, फिर विपरीत क्रम से धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आना है। जब आप कर लेंगे तो जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से आपको वापस आना है। सामान्य स्थिति में आने के बाद पुनः दोबारा से पाँव को बदलकर गर्भासन की स्थिति में जाएं। जैसे पद्मासन लगाया, पहले आपने दायां पाँव रखा है, फिर अगली बार क्या करना है, बाएं पाँव को रख करके करना।
तो ये बदल करके करने को कहा जा रहा है। और पद्मासन में पाँव की स्थिति थी, जिसके विपरीत स्थिति में ये अभ्यास करना है। समय के लिए आप होल्ड कितना करना, तो 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में आप रोक करके रखेंगे, अपने को बैलेंस बना करके रखेंगे। आसन आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको आसन की चित्र में दिखाई दे रहा है जो आसन आकृति बनानी है। प्रभाव, सबसे पहले शारीरिक प्रभाव, फिर मानसिक, फिर आध्यात्मिक, के 3 प्रकार के जो प्रभाव हम हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ये इन तरह से जानें आसनों के प्रभाव को भी। शारीरिक प्रभाव, सबसे पहले अक्सर हम शारीरिक प्रभाव को ही जान पाते हैं, उतना तक सीमित। वो उनका मानसिक लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पिरिचुअल लेवल पर क्या पड़ता है, वो हम समझ ही नहीं पाते और आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हम व्यवहार में शरीर को ही संतुलित रखने के लिए योग अभ्यास जो करते हैं, ऐसा नहीं, हमारा कंप्लीट ये स्वास्थ्य के ऊपर आसनों का प्रभाव पड़ता है। इस आसन का उदर प्रदेश पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उदर यानी पेट की मांसपेशियों पर, पेट के ऊपर उदर के समस्त अवयवों को लाभ मिलता है इसका। ये मूलतः नाभि प्रदेश को प्रभावित करता है, जिससे पाचन संस्थान सक्रिय होता है। फलस्वरूप जठराग्नि का प्रदीप्त होना, वात पित्त कफ और सप्त धातुओं का सम्यक यानी ठीक प्रकार से बना रहना, आंत्र रोग जिनको हर्निया है, पेट का बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो सब न होकर के कोष्ठबद्धता, कब्ज आदि से समस्त रोग इससे समाप्त होते हैं, ठीक होते हैं। मुखमंडल की आभा को बढ़ाने के लिए साथ साथ मस्तिष्क के समस्त रोगों का नाश भी इससे होता है। ये बड़ा ही लाभकारी है। और यदि आप इसी मुद्रा में पीछे की ओर जब लेट जाते हैं तो सुप्त जो आपका है, इसको आप जो उत्तान गर्भासन की जो बात स्थिति कहते हैं, और लेटने के बाद सुप्त गर्भासन का भी एक नाम बन जाता है, वो आप दोनों पाँव को गले में डालकर होता है, वो भी आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में। अब देखिए प्रभाव आगे इसको ही। हृदय पर विशेष दबाव पड़ने से रक्त संचार में वृद्धि होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप रक्त संचार जो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो मजबूत होने लगता है। और साथ ही ये अभ्यास स्त्रियों और पुरुषों के प्रजनन अंगों को बलिष्ठ बनाता है, जिससे साधक में चिरकाल तक यौन अवस्था बनी रहती है। आप दीर्घायु होते हैं, युवा अवस्था आप में लंबे समय तक रहती है, तो ये भी देखिए बहुत ही लाभकारी है। मेरुदंड में लचीलापन और सुदृढ़ता आने से तंत्रिका तंत्र को बल मिलता है। हमारे शरीर में कुछ विशेष सिस्टम है, उन सिस्टम में से एक आपका नर्वस सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन एक सिस्टम है, तो उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र और आपका स्नायु तंत्र, इन दोनों में बड़ा ही लाभ पहुंचता है इस आसन से। तो आपका पूरा शरीर के सभी अंग प्रत्यंग छोटे से बड़े तक सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं गर्भावस्था में ही बच्चा इसी मुद्रा में, क्योंकि पूरा शरीर का लालन पालन इस मुद्राओं में होता है। मेरुदंड की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका हृदय का दाब है, वो सब बराबर चलता है। ये बहुत एक वैज्ञानिक है। और इसी के साथ पाँव के टखने, तो पद्मासन के लाभ जो दिखाई जा रहे हैं इसमें, पिंडली, घुटने, जंघा, नितंबास्ती, कोहनियाँ, वक्षस्थल, आपकी पसलियाँ और स्कंद प्रदेश, ग्रीवा आदि के समस्त मांसपेशियां निरोग बनती हैं और उत्तम विकसित होती हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी। मानसिक स्तर पर आप देखिए, मानसिक स्तर पर इसका जो प्रभाव, ये उन्माद यानी आपका जो मूर्छा, ऐसे दौरे की स्थिति, मिर्गी आना, क्रोध होना, चिंता, तनाव, आत्मविश्वास की कमी आ जाना, जैसे समस्त मानसिक आदि जाइए, और इन व्याधियों को ये दूर करने में बहुत ही लाभकारी है। आध्यात्मिक स्तर पर देखिए, ये अभ्यास शरीर में सुप्त शक्तियों व चैतन्य केंद्रों आदि को जागृत करने का कार्य करता है, उसमें सहायक है। क्यों भला? क्योंकि ये आपका मूलाधार चक्र को तो प्रभावित कर ही रहा है, जो उद्गम स्थल है आपकी कुंडलिनी का। फिर दूसरा, आपकी रीढ़ की हड्डी पर एकाग्रता बनाता है, प्रेशराइज करता है, तो पूरे चैतन्य केंद्रों को ये जागृत करने में सहायक हो जाता है। मूलाधार से शक्ति ऊर्ध्वारोहण होने लगती है, जो कि साधक को प्रमुख उद्देश्य रहता है। इस तरह से आप शारीरिक
मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर जानने के बाद मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस आसन का, वो आप देखिए। तो देखिए, बिल्कुल मेरुदंड का, त्रिकस्थि, मांसपेशियां, इन सब पर ये प्रभाव छोड़ता है। इनके नाम भी दिए हैं, आप इनको समझिए और इनसे संबंधित जिसको कोई समस्या है तो इस आसन का भी अभ्यास उसे करवा सकते हैं। ग्रंथियों पर प्रभाव के बाद ये चक्रों पर प्रभाव देखिए। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र इससे जागृत होता है। स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये 3 चक्र विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। और इसी के साथ इन चक्रों से संबंधित जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां भी प्रभावित, जैसे अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि है, ये आपके क्रोध को, मानसिक रोगों को नियंत्रण करने में सहायक है, ये प्रभावित होती है। गैस्ट्रिक जो ग्रंथि है आपका, ये ग्रंथि भी आपकी प्रभावित होती है। और जनन व शुक्र ग्रंथियां हैं, जनन व शुक्र ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं, ये दोनों ग्रंथियां। और अंतिम में अग्नाशय यानी मणिपुर चक्र से संबंधित है। और ये अग्नाशय जो आपका पूरा हार्मोन्स को भी और साथ में पाचन के रस स्राव को भी नियंत्रण करता है। तो ये बहुत सारा देखिए ग्रंथि है, और ये मूल ही है हमारे पूर्णता की दृष्टि से देखें तो ये यदि इनमें कमी आती है तो कहीं ना कहीं शरीर में विकृति, कहीं ना कहीं पूरा ही शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये सबसे प्रमुख है। तो इसके बाद आप देखिए, आसन से पहले हम कौन से अभ्यास करें। यदि इस आसन को यदि आपको सिद्ध करना है तो हमें पहले कौन कौन से आसन करने चाहिए। नावासन है, नावासन आपका पहले आना चाहिए। पद्मासन आपका पहले होना चाहिए। कुक्कुटासन अपने हाथों पर बीचों बीच निकाल करके अभ्यास पहले होना चाहिए। योग मुद्रासन, पद्मासन लगा करके आगे झुकना, तभी तो आप ऐसे इकट्ठे कर पाएंगे अपने आप को। फिर आता है सुप्त गर्भासन, यानी लेट करके ये अभ्यास आपका हो जाए तो अच्छा, नहीं तो ये अभ्यास न भी हो तब भी आपका चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे अभ्यास आप पहले कर सकें तभी इनको करें। आगे देखिए, इस आसन के बाद हम क्या करें। मत्स्यासन का अभ्यास करें, क्योंकि आपका कमर अभी आगे की ओर झुका, प्रेशराइज होते हो, पीछे की ओर आपको कमर को बल देना। शवासन में लेट करके विश्राम दे सकते हैं। सेतु बंदासन कर सकते हैं। और जठर परिवर्तनासन से दाएं बाएं अपना 3 से 4 बार इस अभ्यास को करें, जिससे कि ये हमारा अभ्यास अच्छे से परिणाम दे, कहीं शरीर में किधर भी कोई मांसपेशियों पर दुष्परिणाम न मिले। सावधानियां देखिए, गर्भावस्था के अंदर आप ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे। यदि कमर दर्द है, पृष्ठ शूल है तो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और उच्च रक्तचाप की समस्या है, हृदय का आघात पहले हो चुका है, हृदय रोग जिनको है, तो वो ये अभ्यास नहीं करेगा। उरोवेदना, उरोवेदना यानी साइटिका, यानी पूरा पृष्ठ, इस कमर से नीचे का यदि पाँव में दर्द है तो भी आप ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अंतिम में है गठिया, गठिया का रोगी जो है उसमें यदि ये कोई समस्या है गठिया वाले को, वह भी इस अभ्यास को नहीं कर पाएगा। जिनको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो नहीं कर पाएगा। आप इन चित्रों से समझ गए होंगे। पहला आपका गर्भावस्था, कमर का दर्द है, हृदय का हाई बीपी है, आपका हृदय घात है, साइटिका है, घुटनों में दर्द, इन आदि समस्याओं में ये अभ्यास नहीं करना। और क्या देखिए, इस विशेष में क्या ध्यान देना है, नूतन अभ्यासी जो नए नए अभ्यासी हैं वो जब ये बैलेंस बनाएंगे तो पीछे गिर जाएंगे, तो उनको दीवार का सहारा लेकर के ये अभ्यास करें, पीछे दीवार का। और दूसरा है, आसन की अंतिम स्थिति में मेरुदंड को सीधा रखने की चेष्टा करें, बिल्कुल पिचकना नहीं है। अंतिम जब आपके हाथ निकल जाएं, अपने गर्दन पर स्पर्श हो जाएं आपके कानों के पास, तो कोशिश करें खींच के अपने आप को रखें। तो इतना आप सब करेंगे तो ये बहुत अच्छा से आप समझा सकेंगे औरों को, और स्वयं कर सकेंगे अनुभव के साथ और एक भाव के साथ। आगे इसी का हम वीडियो के देखेंगे। अभी आप देखेंगे गर्भासन का वीडियो,
गर्भासन में सबसे पहले हमें पद्मासन की मुद्रा में जाना है। अपने दाएं पांव को फोल्ड करके बाईं थाइस पर रखना, फिर बाएं पांव को फोल्ड करके आपके दाईं थाइस के ऊपर रखना। ये दोनों तरफ से होता है, पहले एक तरफ किया जैसे आपने, फिर उसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे पांव को बदलते हुए। अब जब ये मुद्रा बन जाए तो आपने दोनों पांव के बीच में से, जहां पांव का है उसके पांव के पिंडली और थाइस के बीचों बीच, ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको अपने हाथों को बीच में से निकालना। फिर कोशिश करके थोड़ा सा अपनी कोहनियों तक हाथों को बाहर की ओर लेकर आए, निकाल लें। जब तक कोहनियां बाहर नहीं आएगी तब तक आपकी कोहनियों से हाथ मुड़ेगा नहीं और फिर आप लगा नहीं पाएंगे अपने कानों के पास। तो ये अंतिम स्थिति है इस आसन की, गर्भासन की। और अंतिम स्थिति में चेहरे पर मुस्कान रहे, श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रहेगा। आप इसी मुद्रा में अपने को रोक कर रखेंगे। पूरा ध्यान आपका मूलाधार चक्कर के ऊपर और नाभि चक्कर के ऊपर, पीठ के ऊपर ध्यान बनाकर रखिए। और देखिए, पूरा हो सके जितना आप अपने हाथों को अपने करपुट बना करके कानों को स्पर्श करा दें बीच में, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे हाथों को नीचे रखेंगे बैलेंस कराते हुए, और एक एक करके अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लेंगे। और जिस तरह से गए वैसे ही वापस आना है, कोई कठिन नहीं है। पर इससे पहले के जो पूर्वाभ्यास आपको बताए हैं वो पहले करना जरूरी है। उसके बाद ये आसन बड़ा ही सरलता से आपका हो जाएगा। अंतिम मुद्रा में पूरा शिथिल दंडासन के साथ विश्राम लेंगे। कि गर्भासन से संबंधित कुछ विशेष बातों को समझेंगे और कहाँ गलतियां हमारी अक्सर होती हैं। गर्भासन में सबसे पहले आपको पाँव को फैला करके शिथिल दंडासन से दंडासन की मुद्रा में आना है। एक एक करके दोनों पाँव को पद्मासन में लेके जाएं। पद्मासन में आप बैठ जाते हैं, ये मुद्रा पहली एक शर्त है इस आसन के लिए कि पद्मासन आपका लगना चाहिए। पद्मासन जब आप लगा लेते हैं तो आपने करना क्या है कि ये जो हाथ है इस पाँव के बीच में से और ये वाला हाथ इस पाँव के बीच में से, यहाँ पिंडली और थाइस के बीच में से निकालना है। अब देखिए अगला, अब ये यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये हाथ बीचों बीच ऐसे निकालना है। ये सब आप निकाल लेते हैं। ऐसे निकालने के बाद फिर और नीचे की ओर लेके आना, यानी कोहनियों तक आपने हाथों को पूरा बाहर निकाल लेना है। कोहनियों तक निकालना और अपने पाँव को, घुटनों को ऊपर कर लिया, ये निकाल लिया। और यही था आपका योग निद्रासन में हम जा रहे थे उस समय, जो आपने थ्योरी में देखा। योग निद्रासन से ये अभ्यास होता है। फिर आपने पूरा बैलेंस अपने त्रिकास्थी यानी हिप के ऊपर, अपने नितंबों के ऊपर पूरा बैलेंस बनाना। पीछे गिरना नहीं है, गिर सकते हैं तो आप दीवार के पास पहले से लग करके करें। तो ये एक मुद्रा बनती है। उसके बाद अपने हाथों को गर्दन के पास जो कान है अपने, उस कानों से अपनी हथेलियों को स्पर्श करा दें। ये मुद्रा जब अंतिम में बन जाती है उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्थिति आपके अच्छे से बन जाए, कोहनियाँ घुटने आपके पिचक गए हैं, कोहनियों तक आपके हाथ बाहर आए हुए हैं, पूरा बैलेंस है, तो फिर आप अपनी कमर को खींच करके सीधा कर सकते हो। उसी क्रम से वापस आना, कोई कठिनाई नहीं है, पर ध्यान रहे धड़ाम से गिरना नहीं। जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम में आना है। आने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ फिर बोलना है उसके बारे में। आपने क्या महसूस किया, क्या आपको लगा करते समय, वो फिर ही बोलना। बीच में ही बोलना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि पब्लिक है और आपके अंदर इतना एक नया अनुभव लिया है करने के साथ, तो आप तुरंत बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करें, अपने पर थोड़ा संयम रखें। अंतिम सारा काम हो जाए, अपनी स्थिति से बाहर आ जाएं, उसके प्रतिपूरक जो आसन के अभ्यास कर लें, फिर ही आप अपना कुछ भी मंतव्य कुछ भी है तो बताइए। हाँ, बहुत अनावश्यक कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कोई दर्द है, समस्या है, तो आप पहले ही छोड़ देंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। बीच में बोलने की अपेक्षा बाहर आएंगे, स्वयं को नॉर्मल करेंगे। ये हमेशा हर आसन के लिए मैं बात बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका पूरा अभ्यास के साथ, वीडियो के साथ
पूरा हुआ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।